का बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इतिहास गवाह है दुनिया की जो बड़ी बड़ी क्रांतियां हैं वो युवाओं ने की है, लेकिन क्रांति और भ्रांति में अंतर होता है। और ऐसे में नेपाल में तख्ता पलट से चर्चा में आए जेनजी शब्द पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दांव पर एक नई बहस खड़ी हो गई है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि जेनजी संविधान बचाएगा। एनडीए आरोप लगा रहा है कि राहुल गांधी नेपाल जैसी अस्थिरता, अराजकता भारत में लाने का मंसूबा पाले हुए हैं, जबकि कांग्रेस को राहुल के बयान में कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा है। जिसी पर चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव। लेकिन तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रोफेसर अजय उपाध्याय। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मलुक नागर जी जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, आरएलडी के एनडीए में साथी हैं। इधर हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए वारिस पठान साहब, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आज यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान पर उठा तूफान थम नहीं रहा। संविधान, लोकतंत्र, वोट चोरी ऐसे शब्द राहुल की डिक्शनरी में बहुत पहले से हैं, लेकिन नेपाल में जेनजी आंदोलन से हुए तख्तापलट के 2 हफ्तों के भीतर जेनजी के नाम पर राहुल गांधी का दांव गंभीर है। एनडीए के कैंप की तीखी प्रतिक्रिया है और राहुल से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राहुल नेपाल जैसी अस्थिरता भारत में लाना चाहते हैं। एक जेनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और हिंसा, अराजकता को उकसा रहे हैं। अगर लोग उनको वोट नहीं देते, जनता उनको सत्ता नहीं देते, तो गलती हमारा है क्या? ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं राहुल गांधी? लॉन्च 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 रीलॉन्च 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 और सब टाइम फेल होता है। चंद्रयान का भी दूसरी बार सक्सेस हुआ। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है। कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेठ की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाह। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा। हार जाने के बाद ऐसा मैसेज देना बहुत गलत है। नेपाल में जो हुआ वो गलत ही हुआ। राहुल गांधी ने अपनी कथित संविधान बचाओ लड़ाई में जेनजी का नाम वोट चोरी के आरोपों की नई किस्त जारी करने के बाद लिया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से ऑनलाइन वोटर डिलीट या जोड़ने के आरोपों के बाद शुक्रवार को दोबारा एक्स पोस्ट के जरिए आरोपों को दोहराया है। राहुल ने लिखा है, चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी का सीधा निशाना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। चुनाव के चौकीदार पर प्रहार करने वाले ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सफल नहीं हो सका। इस बीच ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने युवाओं से न सिर्फ राहुल गांधी की इकलौती आवाज के साथ अपना सुर मिलाने को कहा है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को घर जैसा बताकर भारत से विदेश नीति में पड़ोस को तवज्जो देने को। पित्रोदा के बयानों के बाद देश के लोकतंत्र को लेकर पहले से तीखी बहस और गंभीर हो गई है। इस बीच राहुल के जेनजी बयान पर बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक की प्रतिक्रिया से विवाद खड़ा हो गया है। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। भारत के लोकतंत्र ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। आपातकाल भी लोकतंत्र को दबा ना सका। अब संविधान बचाओ के नाम पर राहुल गांधी के आरोपों पर छिड़ी लड़ाई लोकतंत्र के सामने नई चुनौती बनकर आई है। आज तक ब्यूरो। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। अभी इंतजार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ गए हैं। आइए सिद्धार्थ जी, आइए, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, तब तक आप ही से एक सवाल कर लेते हैं। और सवाल क्या है? सवाल ये है, आइए अपनी जगह पर। सवाल ये है कि बीजेपी ये कह रही है कि अगर ऐसा होता है और जेनजी एक्टिव होती है, वहां पर नेपाल में हैशटैग नेपो किड्स, यानी जो ऐशो आराम नेताओं के, मंत्रियों के बच्चों को मिल रहा था, उसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सड़कों पर उतरी थी। वो कह रहे हैं कि आप ही के घरों पर पहुंच जाएंगे वो आग लगाने। पहले तो बात है कि इतनी हंगामा क्यों है भाई, इतनी परेशानी क्यों है? माइक माइक सर, माइक 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 माइक। इस देश का युवा 26% युवा जो है इस जनसंख्या का है, जो 13 वर्ष से 28 वर्ष की अवस्था में है। 25% आपकी जो है भागीदारी इस देश की इकोनॉमी में है। क्या आपको रोजी रोजगार के साथ जिस तरह आप लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं,
जिस तरह धर्म को पीछे छोड़ करके आप विकास को आगे लाना चाहते हैं, रूढ़ियों को आप तोड़ करके समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, इसमें किसी को यदि आपत्ति हो रही है कि ये जनरेशन जो जेनजी जनरेशन है, इसके ये अभी अधिकार न मांगे, ये सवाल न पूछे, ये जवाब न मांगे, ये अपने नेता से जवाबदेही उसकी तय न करे, ये सवाल करने वालों पर प्रश्न आप कर रहे हैं, मुझे लगता है ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का सबसे जागरूक मतदाता जो 15 करोड़ मतदाता है इस एज ग्रुप का, वो देश की ताकत है। ये संविधान की, ये जो दिल में संविधान और कीबोर्ड पर तिरंगा लगा के जो चलता है, वो इस देश का नौजवान है। उस युवा नौजवान यदि प्रश्न कर रहा है आपसे अपना अधिकार, और अपना सिर्फ नहीं, जैसे क्लाइमेट चेंज पर वो बात करता है, वो बात करता है जो सामाजिक सरोकार है उस पर बात करता है, अपने पड़ोसियों की समस्या है उस पर भी चाहता है कुछ करे, और जो सोशल साइट की जमाना है, जिस तरह सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें वो अपनी बात करोड़ों में पहुंचाने की बात करता है। जेनजी शब्द ये नेपाल से प्रेरित है या नहीं है, ये बता नहीं, ये तो मुझे लगता है जेनजी कहां से प्रेरित हुआ नेपाल वालों को? नेपाल वालों को भी कहीं से मिला होगा उनको। मुझे लगता है पहली बात तो यह है कि ये एक जनरेशन की बात की जा रही है, इस जनरेशन पर क्यों प्रश्न करने वाले लोग, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो रूढ़िवादी लोग हैं। 11 साल से उनसे प्रश्न न करे कोई, 11 साल में उनसे हिसाब न मांगे कोई, इसलिए ये तकलीफ हो रही है। अब बात आती है 10 सेकंड से, कह रहे हैं कि घर जला देंगे, नेपो किड की बात कर रहे हैं। अरे भाई, छक्का मारते हुए देखा है ना बल्ला से, जो आईसीसीआई के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंटरनेशनल के हो गए हैं चेयरमैन या सेक्रेटरी, बीसीसीआई में भी रहे, कहां छक्का मारते थे? कौन जेनजी यदि प्रश्न पूछेगा तो ये गलत है। आप कहते हैं घुसपैठिया है, 11 साल से आपकी सरकार है, कीर्तन कर रहे हैं क्या आप? ये कितने घुसपैठिया को भगाया? तो मुद्दों को हटाना है। ये धूर्तानंद से देश अब नहीं चलेगा, अमूर्खानंद से भी देश नहीं चलेगा। देश में हिसाब चाहिए, नौजवान हिसाब मांग रहा है, उसको देना ही पड़ेगा, और ये लोकतंत्र की रक्षा करेगा, इस संविधान की रक्षा करेगा। और वाकई यदि वोट चोरी हो रही है, उस पर प्रश्न किया जा रहा है, तो इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? जिसको ज्यादा जलन हो रही है, बर्नौल भी मैं लेकर आया हूं। छात्रों का, युवाओं का आह्वान करने में क्या गलत है? जेनजी का वो कह रहे हैं आह्वान कर रहे हैं भाई। देखिए अंजना जी, आज ही देश के और विश्व के सबसे बड़े छात्र संघ चुनाव, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का परिणाम आया है, और राष्ट्रवादी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जेनजी ने 3 मत सीट और इन राहुल अंकल की सेना को 1 सीट दी है। ये तो जेनजी का परिणाम है। बार बार जेनजी ये परिणाम देने लग रहा है, इनको समझ नहीं आता, वो दूसरी बात। अब राहुल जी क्या कहेंगे? राहुल जी कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है। पत्रकार ने पूछा प्रश्न, तो उत्तर में बोले लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो भाजपा का विरोध करना है। जेनजी जाए लोकतंत्र बचाए, जेनजी जाए काम करे, जेनजी जाए मेहनत करे। राहुल जी क्या करेंगे? अरे जो जेनजी को नहीं पसंद वही राहुल गांधी में है। जेनजी को नहीं पसंद परिवारवाद, और राहुल गांधी परिवारवाद की सबसे बड़ी मूर्ति है इस देश के अंदर। जेनजी को नहीं पसंद भ्रष्टाचार, और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मूर्ति है इस देश के अंदर। जेनजी को पसंद है मेहनतकश बिजनेस करना, और देश के सभी बिजनेस करने वाले लोगों के, देश की इकोनॉमी के साथ खड़े होने वाले लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं राहुल गांधी। जेनजी इनका साथ देगा? जेनजी बिल्कुल इनका साथ नहीं देगा, पर इनकी मंशा दूसरी है। इनकी कहानी है कैसे देश में अराजकता फैलाई जाए, कैसे एक राहुल गांधी जिसको बार बार लॉन्च की कोशिश करी गई पर वो फेल हो जाता है, वो कैसे किसका नाम ले, अपनी हार का ठीकरा किसी और के सर फोड़े। केवल इतनी ही बात है। अगर नहीं ये बात होती तो आप बार बार देश के अंदर बेबुनियाद आरोप लगा करके अपनी विफलताओं का ठीकरा, अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सर नहीं फोड़ते। देश का एनजी, और मैं तो सबसे युवा हूं इस पैनल पर, देश का जेनजी मेहनत करना जानता है। देश का जेनजी वो ईमानदारी के साथ खड़ा होना जानता है। देश का जेनजी रोना धोना थोड़ी जानता है। राहुल गांधी रोना धोना के अलावा क्या करते हैं इस देश के अंदर? उनसे कोई पूछे कि ये आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, हाँ, इसका एफिडेविट दे दीजिए, मना कर देंगे। देश का जेनजी भागता नहीं है। देश का जेनजी डंके की चोट के साथ खड़ा होकर के देश के साथ खड़ा होता है। चलिए, आप जैसे लोग देश को कमजोर करते हैं, आपके साथ नहीं खड़ा। वारिस पठान जी, वारिस, उनको भी मौका नहीं दूंगी। वारिस जी, देखिए ये कुछ डेटा है जो पिछले चुनाव का है, 2024 लोकसभा चुनाव का हम दिखा रहे हैं। तो ये जो युवा वोटर है 25 साल तक का, वो 39% बीजेपी को वोट कर रहा है। जो
26 से 35 साल का है, उसमें से 37% वोट कर रहा है बीजेपी को। और वहीं आप कांग्रेस पार्टी को देखिए 21%। वैसे तो आप समझ नहीं आ रहा, आपको तो ये लोग अछूत मानते हैं, लेकिन आप उस तरफ से खड़े हैं बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि आपने चिट्ठी लिखी कि बिहार में हमको शामिल कर लो अपने साथ गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन ने आपको इनकार कर दिया, बोला नहीं नहीं हमारे पास मत आओ। लेकिन फिर भी ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? यहाँ पर तो युवाओं की लोकप्रियता बीजेपी के लिए दिखाई देती है। अंजना जी, आपने सच कहा कि इन लोगों ने हमको अछूत नहीं, पॉलिटिकल अछूत समझ लिया है। हमको कोई हिस्सेदारी भी नहीं देनी, हमको कुछ नहीं करना है। ये हमने इनको लेटर लिखे तब भी इनके कान में जू नहीं रेंगती। हमने इनके घर गए, तेजस्वी के ढोल बाजा बजाया उनके घर के सामने, बोला तेजस्वी या लालू अपने कानों को खोल, नहीं तो तेरा खुल जाएगा MY समीकरण का पोल। निवेदन दिया, मगर कुछ नहीं। तो अब देखना, यकीन मानिए हम लोग लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ, और इंशाल्लाह इस मरतबा हमको यकीन है कि पिछली मरतबा 19 लड़े थे, 5 जीते थे, इस मरतबा 100 की तैयारी है। 4 का 24 नहीं, 4 का 40 लेके आएंगे हम लोग RJD के साथ और इनके साथ। नहीं, बी टीम कौन है वो तो सब देख रहे हैं। कभी तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया, समाजवादी ने तो सपोर्ट कर दिया महाराष्ट्र में इनको। आदित्य ठाकरे ने बोला महाविकास आघाड़ी के जब ये गठबंधन में थे अभी MLA इलेक्शन में, और बोला कि समाजवादी ने, जेंजी की भाषा मतलब समाजवादी ने सपोर्ट किया राहुल गांधी ने। ठीक है, अच्छा है, गलत है? देखिए, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, और यहाँ का युवा जो हमारे देश का, भारत का है, वो हमारे देश की आन बान शान। अभी आपने बताया इतने परसेंटेज युवा हमारे देश के हैं, तो लेकिन युवाओं को अधिकार है एम्प्लॉयमेंट का, युवाओं को अधिकार है। अगर सरकार की किसी नीति से वो नाखुश है तो जाके सरकार प्रदर्शन कर सकते हैं। मगर यहाँ एक चीज और भी देखी, सरकार ने यह कि युवा के ऊपर लाठी चला दी ना, ABVP तो इन्हीं का एक वो संगठन का वो था हिस्सा, उसके ऊपर भी लाठी चला दी। लेकिन जेन जी ये सब क्या है, देखिए जनरेशन जो है Z, ये बहुत ही समझदार सुलझा हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट सिस्टम है, हर एक इंसान को सब पता है देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सब तरफ क्या हो रहा है, तो वो सब चीज़ से वाकिफ है। लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं वायलेंस का कंडेम करता था, करता हूँ, करता रहेगा। हमारे इसमें वायलेंस की कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि युवा है, आगे बढ़ना है, पढ़ाई लिखाई कर गया। लेकिन जो इस तरह से अगर अंधे अंजाने, सुनिए विपक्ष ने क्या कहा, विपक्ष ने सबने एक ही सवाल उठाया, भाई वोट चोर गद्दी छोड़िए। हम भी उसके साथ में थे, सबसे पहले तो हम गए। SIR का जब मसला है, इलेक्शन कमिश्नर को हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी मिले, अख्तर ईमान, आदिल हसन, सब जाके मिले, उनको समझाया कि भाई इस SIR से किसको नुकसान होगा, पिछड़ा हुआ, गरीब, मुसलमान, सब वर्ग का तो नुकसान हो जाएगा, सारे के नाम कट जाएंगे। अब वही चीज विपक्ष उठा रहा है, तो सवाल का जवाब देने की बदली अगर आप उन्हीं के ऊपर आरोप लगाएंगे तो ये तो बराबर संविधान के अंदर बात नहीं है। युवा भी तो बोल रहे हैं जो नेपाल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार जवाब दीजिए, एक सेकंड। अरे किसी के जेंजी लिख देने से थोड़ी नेपाल हो जाएगा। और वहां पर जो युवा उतरे, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जरूर शुरुआत की, लेकिन बाद में उन्हीं का दावा है कि जेंजी के साथ कई अन्य लोग भी जुड़ गए और उन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। किसी के एक शब्द लिख देने से थोड़ी अराजकता हिंदुस्तान में आ जाएगा। यहाँ की ताकत कुछ और है, किसी नेता से नहीं है, वो जनता से। ये श्रीलंका को देखते हैं, नेपाल को देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं। सैम साहब वहां US से पिथरोदा अपने घर बताते हैं। ये चाइना को क्यों नहीं देखते हैं, जहां की इकोनॉमी सही है। 2004 से 2014 में मनमोहन सिंह ने कहा 2040 में हम देश की इकोनॉमी चौथी करेंगे, हमने 25 में कर दी है। जब देश तरक्की कर रहा है, देश का नौजवान खुश है, आंकड़े देखो कि वो लगातार NDA को वोट दे रहे हैं, और ये माना हार गए, माना टूट गए, माना चूर चूर हो गए, माना हिम्मत टूट गई। देश संसद से निकल के बाहर कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड, अपनी इकोनॉमी 60 साल की को भी डेड कर देते हैं। पाकिस्तान से प्रश्न ऐसे पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाए। ये मोदी की खिलाफत, NDA की खिलाफत करते करते यहां तक पहुंच गए कि देश की खिलाफत करने लगे, देश में आग लगवाना चाहते हैं, देश में जो नेपाल में हुआ वो चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है, देश के नौजवान देख रहे हैं। आने वाले समय में इनकी स्थिति इससे भी बुरी हो जाएगी जो आज है। अंदर एक बात मुझे कहनी है जो बहुत ज्वलंत है। SIR पे कहते हैं संसद बुलाओ, संसद चर्चा कराओ। अब चुनाव आयोग की जो वोट चोरी बात है, कहते हैं बीजेपी या NDA के लोग क्यों जवाब दे रहे हैं। अरे बिल्कुल ठीक बात है, हमें जवाब नहीं देना चाहिए। हम ये भी चाहते हैं चुनाव आयोग में पारदर्शिता है और चुनाव आयोग अपने आप जवाब दे। पर अगर ये कह रहे हैं चुनाव आयोग अपने आप जवाब दे, तो संसद बुलाने की, संसद में चर्चा करने की जिद पे इन्होंने पिछले जो सेशन गया है
वो क्यों नहीं चलने दिया? 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सेशन नहीं चलने दिए, 18वीं लोकसभा के 4 सेशन नहीं चलने दिए। देश की गाढ़ी कमाई का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, बस निकल जाते हैं कुछ भी अनुराग देने के भदौरिया लिए। जी, अनुराग भदौरिया जल्दी से मोर्चा संभालिए। क्या जेनजी साफ दिख नहीं रहा है? इससे पहले तो जेनजी जैसा शब्द बहुत इस्तेमाल होता नहीं था देश में। जेनजी नेपाल से प्रेरित है और नेपाल में जो परिस्थिति हुई, जिस तरह से राष्ट्रीय धरोहरों को वहां जलाया गया, ऐसी स्थिति तो नहीं चाहेंगे ना आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि युवा देख रहा है। युवा के साथ आप अन्याय कर रहे हो तो युवा तो अपनी आवाज उठाएगा ही। उसके लिए आप इतने चिंतित क्यों होते हो? और आवाज अपना लोकतांत्रिक तरीके से उठाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूत है। आप आईआईटी में 2013 में 90,000 फीस होती है और 2025 में उसमें वहाँ 2 लाख फीस हो जाएगी, तो युवा अपनी आवाज नहीं बोलेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन लेते थे 2013 में तो फीस होती थी 15,000, आज 25,000 होगी, तो युवा अपनी आवाज नहीं उठाएगा? आप पटना की सड़क पे दरोगा की भर्ती होती है, युवा अपना रोजगार मांगने जाता है, आप लाठियों से स्वागत करते हो तो युवा आवाज नहीं उठाएगा? युवा जब अपना रोजगार मांगता है तो आप उसको लाठियों से नहीं, सिर्फ पटना में नहीं, लखनऊ में, प्रयागराज में जब भी अपनी आवाज उठाएगा आप उसको लाठियों स्वागत करते हो। ये बात करें तो युवाओं की, क्या वो 26 बहनें हमारी विधवा युवा नहीं थी? वो 25 साल, 26 साल, 27 साल की थी वो। जेनजी किसको कहते हैं? मेरी बात हो जानी थी पूरे। जेनजी किसको कहते हैं? आप युवाओं की बात कर रहे हैं ना? जेनजी, हाँ, युवाओं की है ना? नहीं, इसको समझिए तो। जो वो लोग, जेनजी किसको कहते हैं? वो लोग जो युवा हैं, परेशान हैं। सुनिए, मेरी बात होने दीजिए। आप उसको तोड़ेंगे मुड़ेंगे, मैं जानता हूं। आप नेपाल से हर चीज को जोड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जेनजी राहुल जी ने लिखा है। जेनजी किसको कहते हैं? जो जनरेशन है, जो परेशान है, जिसको अपना एक मिनट अजय जी बताएंगे, एक सेकंड। जेनजी किसको कहते हैं? परेशान है वो जेनजी है। पहले समझे तो जेनजी को एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जो जनरेशन परेशान है वो जेनजी है। वाह, आर यू प्रॉमिस? आपको जेनजी नहीं पता? जेनजी पे बोल रहा हूँ, जेनजी पे। नहीं, जेनजी किसको कहते हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, वो पीड़ित लोग नई जनरेशन में जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है, जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है, जो लोग उनके अधिकार को छीन रहे हैं, समाजवादी पार्टी। तुम राहुल गांधी जेनजी किसको कहते हैं? उसको जेनजी हो क्या? राहुल गांधी जो नेपाल से 1997 से 2010 की जो पैदाइश उसके साथ खड़े हो तो है वो। 1997 से 2001 मेरी बात हो जाने दो भाई। राहुल गांधी जी की समर्थन करते हो आग लगवाने के लिए? राहुल गांधी नेपाल जैसा करना चाहते हैं, सहमत हो? काय चिल्ला रहे हो? जनरेटर मैंने कहा देखिए, मैंने कहा युवा, अब आप उसका डेफिनेशन लेना चाहते हैं। अरे मलूक जी, रुकिए एक बार, प्लीज बोलिए। मैंने कहा 1997 से या 96 से जिनका जन्म हुआ, 2010-12 नहीं 97 to 2012। अरे ठीक है, 12 मैंने बोला, तो अब आप उसमें एकदम ही उस पे आ गए क्या? मैंने बोला 2012, तो उसमें जिनकी पैदाइश हुई, मतलब युवा हैं। युवा अपना अधिकार मांग रहा है। अगर युवा अपना अधिकार मांग रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। भ्रष्टाचार की बात इन्होंने अभी छेड़ी, परिवारवाद की बात इन्होंने छेड़ी। युवा देख रहा है परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती थी, वही भ्रष्टाचारी जिनको एनसीपी के नेता, जिनको एक कांग्रेस राहुल गांधी जी के इस तरह के स्टेटमेंट को समर्थन करोगे? पूरा करने दीजिए प्लीज। उससे बात करने को बोला, मैंने इसके बीच में बोला क्या? गजब है यार, आपको देश की बात कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। मैंने कहा इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, इनसे पूछे इन लोगों को। अरे डिबेट करना सीख लो। वाह, सिखा कौन रहा है? रामचंद्र कह गए सियासी ऐसा एक दिन आएगा जब अनुराग भदौरिया सिखाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन ये बहुत अच्छा बदलाव है। मेरी बात, मैं इस बदलाव के लिए एक बार ताली बजवाना चाहती हूँ आपसे। सबसे ज्यादा बजता है। बहुत अच्छा बदलाव। बात नहीं हो पा रही है। स्वागत। मैंने बोला इस देश के अंदर में जब युवा परेशान है, आप देखो इंडेक्स कहां पहुंच गया, हैप्पी इंडेक्स 147 से 118 पे हम, 147 में 118। बताइए, ये देश की हालत है। और आपसे जब पूछा जाता है युवाओं के बारे में तो हम तो यही कहेंगे ना, युवा तो कितना अच्छा है, ना चोरी करता है, ना डकैती करता है, ना तस्करी करता है, फिर भी शर्मिंदा है। का समर्थन करते हो या नहीं करते हो? मैं भी यही बोलती थी हर बार जब आप नॉन स्टॉप बोलते थे। या मलूक जी बंद कीजिए। क्या है, मैं माइक ले लूंगी आकर। मलूक जी, मैं माइक ले लूंगी प्लीज। अरे लेकिन उस हैप्पीनेस इंडेक्स में जिसका आप हवाला दे रहे हैं, एक सेकंड प्लीज, जिस हैप्पीनेस इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें नेपाल हमसे ऊपर था। अरे मुझे बोलने दीजिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। बोलने के पहले आप वो जो वहाँ कितना हैप्पीनेस दिखा आपको अभी आंदोलन में? बोलने तो दीजिए। अरे मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं सबने अपना अपना बोला, मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ ना, आजकल आप नाराज हो जाते हैं। गजब क्या परिवर्तन आ मेरी गया। बात होने पूरी दीजिए, कीजिए, पूरी कीजिए। युवा, अरे चुप रहो ना, मैं बात
अंजना जी ऐसे कैसे होगा? पूरा कीजिए, खत्म नहीं हो रहा, आपका भाषण नहीं है सर। नहीं भाषण नहीं, मैं जवाब बोलना दीजिए। चाह रहा हूँ ना। नहीं, रुकिए, मैंने रुकिए, कहा था यहीं युवा रुकिए। ना चोरी करता है, ना डकैती करता है, ना तस्करी करता है, फिर भी शर्मिंदा है क्योंकि वो कुछ नहीं करता है। ये जिम्मेदारी इनकी थी उनको रोजगार देने की, उस पर दे नहीं रहे, देना नहीं चाहते उसको। और हम लोग को किसमें भटका रहे हैं? दुनिया की बातें करके। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत मेहनत करते हैं सब बच्चे। अरे मेहनत करते हैं लेकिन उनको रोजगार मिलना चाहिए ना। वो बोलिए ना, कुछ नहीं करता, आपने बोल दिया। फिर भी खाली है वो, क्यों नहीं रोजगार? उनको लाठी मिल रही है और क्या मिल रहा है? 2-3 सवाल। ठीक है, युवा पढ़ाई तो कर रहा है पर उनके लिए नौकरी क्यों नहीं आ रही है? नौकरी नहीं मिल रही उनको। सर मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, अगर युवाओं के लिए नौकरी है, युवाओं के लिए फीस हाइक है, तो फिर क्यों राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे जब उन्होंने देश विभाजन किया? उनकी वंशवाद की नीति ने, जो उनके पूर्वज रहे, उन्होंने क्यों भारत का विभाजन किया? अजय उपाध्याय जी दीजिएगा। महोदय, मेरा सवाल है कि चुनाव के टाइम में ही क्यों जेएनजी की याद आती है? आप नियमित रूप से भी काम कर रहे हैं। जेएनजी नेपाल में हुआ ना अभी। राहुल गांधी जी ने इतनी यात्राएं की, उसके बाद वो जमीन से कोई मुद्दा क्यों नहीं उठा के लेके आ पा रहे हैं? उनको हमेशा वोट चोरी, जेएनजी ऐसे मुद्दे क्यों बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं? देश के अच्छे के लिए। मैम, मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से है, जो कह रहे थे कि देश का युवा को जगना चाहिए और अपना सवाल पूछना चाहिए। तो इनको नहीं लगता है कि अगर देश का युवा असली में जग गया तो जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के योग्य युवाओं को जो डेवलपमेंट वो डिजर्व करते थे वो नहीं दी और परिवारवाद किया, तो सबसे पहले तो तलवार इनके घर में गिरेगी और सबसे पहले घर इनके जलेंगे? मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रश्न था कि मतलब इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी जेएनजी का आह्वान कर रहे थे, मतलब उनसे पूछना चाह रहे थे। लेकिन अगर यही जेएनजी उस टाइम पे जब देश को आपातकाल के काले अध्याय में झोंक दिया गया था, उस टाइम पे अगर आह्वान किया जाता, तो जो इनके मंसूबे थे मतलब सत्ता को चलाने के, तो क्या मंसूबे पूरे हो पाते? और मेरा प्रश्न है अनुराग भदौरिया जी से कि मतलब इन्होंने कहा कि देश में मतलब जल्दी कर लो, मतलब देश में युवा 5 से तो नहीं पूछोगे? नहीं, देश में मतलब युवा सड़कों पर आ गए थे। तो मैं इनको याद दिला दूं कि मुजफ्फरनगर दंगे की आपको याद होगी, उस टाइम पे आपकी सरकार थी इसमें प्रदेश में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था युवाओं के साथ? आप लोग अपना अपना सवाल याद रखिएगा। अजय जी, भदौरिया जी, दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि देश के युवा आपके साथ है, तो हर 5 साल में चुनाव होती है, अवाम बदल देगी, लेकिन क्या नेपाल के जेएनजी का रेफरेंस लेके आप लोग यहाँ पे अराजकता फैलाना चाह रहे हैं? ये बताइए जरा। ये चाहेंगे आप मत करना, लेकिन जल्दी आओ, दौड़ के आओ। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी ने ये उठाया सवाल कि वोट चोरी, तो जब सामने से मीडिया ने उनसे पूछा कि वोट चोरी है तो आप इसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है, ये आप लोग कीजिए, मतलब जेएनजी को आगे भेज दीजिए कि आप सरकार से आप लड़िए, मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं पॉलिटिकल मुद्दा को लेके जाऊंगा और उसको हीट कर दूंगा, बस इतना ही काम है मेरा। मेरा सवाल राहुल गांधी जी से है और कांग्रेस से कि उनको ना आर्मी पे भरोसा है, ना हमारे इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है। कल भी इलेक्शन ड्यूसू में हुआ तो वहाँ पे भी लोग वोट चोरी करके ना बहाना करने लगे, वहाँ पे भी चोरी हुआ है, डूसू इलेक्शन। मतलब जनता से ही सवाल पूछने लगे। भदौरिया जी कमाल करते हैं, स्टूडेंट यूनियन वो डीयू का छात्र है और ये कभी डीयू तक पहुंचे नहीं और उनसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे गए। कमाल बात है, वो डीयू का छात्र है और ये कभी तक डीयू की शक्ल नहीं देखी, उनको पूछेंगे। आप जेएनजी का आह्वान कर रहे हैं राहुल गांधी जी, एक सेकंड, क्योंकि उपाध्याय जी से सबसे ज्यादा सवाल है और राहुल गांधी को लेकर, परिवारवाद को लेकर, मतलब ये बच्चों का ही सवाल है, ये सारे युवा ही हैं, ये तो सब आपकी तरफ धार अपना दिखा रहे हैं। नौजवान साथी ने यहाँ बात की है कि भारत के विभाजन की बात, भारत के विभाजन का सही से पढ़ने की जरूरत है नौजवानों को। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेज है, यही जेएनजी है। जेएनजी फॉरवर्डेड मैसेज नहीं, वो फैक्ट चेक करेगा, फेक न्यूज नहीं फैलने देगा। तो आपको फेक न्यूज नहीं फैलने देना है, क्योंकि ये देश कैसे बटा, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, 2 राष्ट्र का सिद्धांत, इसको पढ़िए और जरूरी है जानना। दूसरी बात, हमारे साथी एक ने कहा कि जेएनजी और राहुल जी और अराजकता। अरे भाई, जेएनजी का मतलब है नौजवानों का, जो 13 से 28 वर्ष के नौजवान हैं। क्या उनका देश नहीं है? क्या उनकी ड्यूटी नहीं है? क्या इस देश में 1 रुपए, क्या है 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए के इस सिक्के पे 1000 एकड़ जमीन किसी को दे दी जा रही है। बिहार में 10 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं
और ये मोदी जी का मित्र है। कौन है? गौतम अडानी, गामा पहलवान। क्या उस पर जवाब और सवाल नहीं होना चाहिए? ये क्या दिक्कत है इसमें? हम सवाल चाहते हैं कि आप कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से कीजिए, संविधान को दिल में लगा करके इस पवित्र संविधान को के दायरे में रह करके सवाल कीजिए। ये सवाल जायज है। आने वाला भविष्य और आने वाला ये देश आपका है। एक बार मैं आग्रह करूंगा राहुल जी पर राहुल जी के बारे में एक बार मैं आग्रह करूंगा नेता के बारे में जितने साथी हमारे यहाँ बैठे। अरे भाई 2 सेकंड रुकिए, आपने जवाब सिर्फ 2 सेकंड प्रोफेसर साहब 2 सेकंड सिर्फ 2 सेकंड। अरे भाई आपसे तो प्रश्न ही नहीं कोई पूछ रहा है। भाजपा से ये सोचने की बात है, सारा जनजी आप ही से पूछ रहा है, सारा जनजी आप ही से पूछ रहा है, क्यों देश में आग लगाना चाहते हैं, आप ही से पूछ रहा है। यही देखिए कि सवाल भी विपक्ष के लोगों से पूछने का ये कम से कम इस नौजवानों में क्षमता है। आपने वो भी रोक दिया है और चुनाव आयोग से प्रश्न पूछते हैं। क्या आप चुनाव आयोग को भी जो है आप डिफेंड करने चले जाते हैं। मैं चुनाव आयोग की बात 10 सेकंड। लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, राहुल जी ने कहा। उस पर जवाब राहुल जी ने कहा सिर्फ राहुल जी का काम नहीं, इस देश के सभी लोगों का काम है। यदि ये बात कह रहे हैं हम तो क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस पार्टी का सिर्फ दायित्व बनता है कि ये देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र बचे? हमने लोकतंत्र के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। देश के नौजवानों ने उस समय, आपके पुरखों ने, बाप दादा ने लड़ाई लड़ी, तब देश अब हम सबका डिमांड करता है, तब देश बचेगा। मैंने 10-15 सेकंड अगर अजय जी को और सुन लिया तो मेरा विश्वास उठ जाएगा। लोकतंत्र बचाने के लिए इनने लड़ाइयां लड़ी हैं। अरे आपातकाल लगाने वाले थे, लड़ी है भाई, आपातकाल लगाया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, जेलों में बंद कर दिया, ताले लगा दिए, प्रेस और मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी, जजेस को अंदर कर दिया, और उसके बाद संविधान बदलने वाले कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई। ये पहली बार। दूसरी बार, अभी 1 रुपए का सिक्का दिखा रहे थे, जेंजी बैठे, मैं एक और बात कहूंगा, फिर मैं थोड़ा जेंजी पे बोलूंगा। ये अडानी का नाम लिया, एक बार मैं आग्रह करूंगा इनसे पूछिए और जेंजी पूछे, अगर अडानी में इतनी समस्या है तो आपकी सरकार राजस्थान में क्यों सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देती है? अगर अडानी में समस्या है तो क्यों तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट देती है? यह जेंजी से दोहरी बात नहीं हो सकती, ये दो तरफ की बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, अरे अजय जी रुक जाइए। अभी तीसरी समस्या मैं और बताता हूँ। देखिए अजय जी बहुत अच्छे मित्र हैं, अजय जी, अरे ऐसे नहीं होगा। अजय जी बहुत अच्छे मित्र हैं, अजय जी प्रोफेसर भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। देश की आजादी के बाद एक ये समस्या भी रही कि कांग्रेस के लोग ही इतिहास पढ़ाते रहे, इतिहास बनाते रहे, वही किताब छापते रहे और वही हमको बताते रहे कौन ठीक था कौन नहीं। मैं तो बस एक बात कहता हूं अंजना जी, 2014 से पहले 1 लाख से ऊपर देश का युवा सड़कों पे उतरा था। निर्भया से लेकर के करप्शन तक, यूथ अगेंस्ट करप्शन तक, सड़कों पर युवा आंखों में आग लेकर के सत्ता परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रहा था। देश में किसी ने आग फैलाने के लिए कोई पॉलिटिकल दल आगे नहीं आया, वो युवाओं की आवाज थी। इनके मुख्यमंत्री ने तब कह दिया था निर्भया जैसा तो होता रहता है। शीला दीक्षित जी का कमेंट है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। देश के अंदर लाखों करोड़ों के घोटाले थे। अरे आप लोगों की सत्ताओं को तो हटाया ही युवाओं ने, आपके बैठे हुए सत्ता की कुर्सी की टांगे युवाओं ने तोड़ी। युवाओं ने कहा कि हमको करप्शन नहीं चाहिए, हमको परिवारवाद नहीं चाहिए, हमको थोपा हुआ आप लोगों का वो कम्युनिस्ट एजेंडा नहीं चाहिए, हमको चाहिए देश में आगे बढ़ना। जब आप लोग उसका साथ नहीं दे सकते तो आज आप अराजकता कैसे फैला? अनुराग जी, लेकिन इतिहास इस बात की भी गवाही देता है कि अनेकों आंदोलन इस देश में हुए। जेपी का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद से न जाने कितने आंदोलन हुए, अन्ना आंदोलन पर आइए, जो भी हो, लेकिन सरकार बदली वोट के जरिए। तो इस तरह की उम्मीद पालना कि सड़कों पर उतरकर और लोग अराजकता फैलाएंगे और ऐसा, ये इंडिया में जनता की ताकत है। तो इस तरह के अगर कोनोटेशन के साथ कुछ उकसाने के लिए कहा जा रहा है तो वो गलत है। उकसाने के लिए कोई बात नहीं कही जाती है। अगर कोई बात कही जाती है तो बात सुनी जाती है, लेकिन यहाँ पे बात सुनी नहीं जाती है, यहाँ चर्चा बनाई जाती है कि कोई बात कह दी गई है तो उसकी चर्चा बनाओ, चर्चा बना के उसकी उस बात को इतना बिगाड़ दो कि तुमने बोला था इसीलिए चर्चा बन गई। अरे बात तो ये हो रही है कि युवा परेशान है, युवा ने, आपने बोला कि पिछली सरकार युवा ने उखाड़ी थी, इस सरकार को भी युवा उखाड़ेगा क्योंकि युवा के साथ आप अन्याय कर रहे हो। आप जो बोलते हो उसमें टिकते कहां? 2 बार आप बोल चुके भ्रष्टाचार परिवारवाद। क्या सूफिया कुरैशी को आपके मंत्री ने आतंकवादी की बहन नहीं बोला था? तब आपने कार्रवाई की थी क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अरे पूछना चाहता हूं आपसे। इस तरह के इनके नेता जाएंगे पाकिस्तान का मैच बैठ के देखेंगे, अनुराग ठाकुर पाकिस्तान का मैच बैठ के देखेंगे शायद अफरीदी के साथ, और हमारी 26 वर्ष का सुंदर उजड़ जाएगा। तब आपकी मैं नहीं पूछना था तब आप कहां जाते हो? दूसरी बात सुन लीजिए,
26 बहनों का सिंदूर उजड़ा तो कह रहे थे पानी और खून एक साथ नहीं बहता है, क्रिकेट मैच एक साथ खेला जाए। वो क्रिकेट मैच खेलेंगे, बच्चा छोटा सा बच्चा जिसका बाप अनाथ हो गया, बहन जो विधवा हो गई, सोचो माँ का बेटा चला गया, क्रिकेट मैच खेलेंगे क्यों? क्योंकि भैया क्रिकेट मैच में अध्यक्ष कौन है आप जानते हैं। दूसरी बात, क्रिकेट मैच से फिर पैसा कमाएगा पाकिस्तान 40-50 करोड़, फिर जाएगा अपने देश में, फिर आतंकी भेजेगा, फिर हमारे यहाँ बहनों का सिंदूर उजड़ेगा। सवाल है, एक बार सुनिए, 2 सेकंड बहुत बोले, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, परिवारवाद की 2 सेकंड परिवारवाद की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर परिवारवाद से, सिंधिया परिवारवाद से, राजनाथ सिंह का बेटा परिवारवाद से, एनसीपी की पार्टी के साथ सरकार बनाए परिवारवाद से, शिवसेना की सरकार बनाए परिवारवाद से, अखिलेश जी का नाम मत भूल जाना, टीडीपी की सरकार बनाए परिवारवाद से, वहां पे आप पासवान जी की सरकार बनाए परिवारवाद से। परिवारवादियों के साथ सरकार क्यों चला रहे? हटा लीजिए सरकार, हिम्मत है तो हटाइए, आज हटाइए आप। चलिए सिद्धार्थ जी, खाली राजनीति में झूठ बोल के बहलाना चाहते हैं बच्चों को। एक आग्रह करूंगा, यहाँ सब युवा साथी बैठे हैं मेरे, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, अच्छा, परिवारवाद नहीं चला रहे, जेंजी पर चल रही थी, परिवारवाद पे नहीं चला रहे, सिखा रहे थे ना बीच में नहीं बोलना चाहिए। परिवारवाद याद दिला रहा हूं बस। अभी देख लिया, दोहरा मापदंड देख लिया, कितना परेशान थे। अभी कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर बोलता हूं, इनकी साजिश को समझिएगा। अगर भारत बढ़ती हुई एक इकोनॉमी है, 2025 के अंदर भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी और भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। क्या है? अगर हम आगे बढ़, इनको दिक्कत है, इनको भारत से के बढ़ने से दिक्कत है, मैं जानता हूं, ये लगातार बोलेंगे। अंजना जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, अभी चुप हो जाओगे, बस 2 ही वर्ड पूछा, बोलते रहना। ये बूमर है, जेंजी को बोलने दो। बताइए ना, आप ही बताइए महंगाई दर। मैं तो बताऊंगा, पहले महंगाई दर बताइए, पूछूंगा। महंगाई दर बीजेपी से निम्नतम स्तर पर है इस वक्त। अंजना जी मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं छोटी सी बहुत गंभीर बात बोलना चाहता हूँ। अगर भारत के इर्द गिर्द 2.07 है महंगाई दर, भारत के इर्द गिर्द अगर श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, म्यांमार के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि उन ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहा है, आप गफलत में मत रहिएगा कि ये लोग यहाँ प्रयास नहीं। अच्छा, मैं भी सवाल इनकी गफलत में मत जाइएगा। ये भारत की ताकत है, और मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये भारत की ताकत है। अच्छा सुनो, आप लोगों को मजा आता है कि इस देश को कैसे कम किया जाए। आज देश की इकोनॉमी आपको दिक्कत हो गई। आज दुनिया के अंदर हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो या तो वेस्ट में किसी को दिक्कत है या इनको दिक्कत। आपको है, कैसे दिक्कत हो सकती है? अच्छा, देश का डंका बज रहा हो, देश में इकोनॉमी आगे बढ़ रही हो, समस्या होगी। अंजना जी सुनिए, अभी इन्होंने बहुत डिसाइड कर लीजिए किधर है। मैं बोल रहा हूँ, अभी इन्होंने बहुत राष्ट्रवाद की बात की, जहाँ मुस्लिम मतदाता ज्यादा है वहाँ है वारिस। अभी इन्होंने बात की राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की, बहुत सारी बात कर दी। इतने बड़े आप देशभक्त होते हो, तो इंडिया ने अपने पड़ोसी मुल्क जो है दुश्मन मुल्क के साथ मैच क्यों खेला? क्यों रुकाया नहीं मोदी जी ने? चलो जवाब दो मेरे को इसका। वो पाकिस्तान जो आतंकवादी को बढ़ावा देता है, वो पाकिस्तान जिसको दुनिया ने कहा कि हाँ पाकिस्तान आतंकवादी को बढ़ावा देता है, और हमारा भारत देश वो भुगतान कर चुका है। हमने 26/11 देखा, हमने पुलवामा देखा, अभी किस तरह से पहलगाम में आके हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया उन लोगों ने, नफसत के नाम पर, पैंट उतार के देख के नाम पर बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया। अरे जो टीवी देख रहा होता बेशर्म, मैं उनको बोलना चाहूंगा, तुमको शर्म नहीं आई? जब तुमने टीवी खोल के देखा होगा, तुमको उन बहनों के चेहरे नहीं आए थे जिनके चेहरे सिंदूर उजड़ गए, सुहाग उजड़ गए, और अब ये मैच खेलते रह गए सिर्फ चुनिंदा रुपयों के लिए बीसीसीआई के। अरे बनाने से रुपयों के ऊपर, जहां मेरे भारत देश की मान मर्यादा इमोशन की बात आ जाए। अब बताओ सबसे बड़ा देशभक्त कौन हुआ? वारिस पठान हुआ या बीजेपी वाले हुए? चलो मैं तुमसे सवाल कर जवाब चाहता हूं। बोलो देशभक्त। अजय जी, मैं राष्ट्रभक्त हूं, जिन्होंने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाकर, पैसों के लिए रुका नहीं सके मोदी जी जाकर। वारिस भाई नहीं बोले किसी भी देश को। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और क्या बोलो? जिंदाबाद, जय हिंद। किसी भी एक बार बेचारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान देश को। अरे देशभक्त, भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? एक बार वारिस जी ने, एक बार वारिस भाई ने गणपति बप्पा मोरया बोल दिया था, उसके बाद अब जय श्री राम के लिए भी JSR बोलते हैं। अंजना जी, फतवा ही जारी हो गया। देखिए मैं एक बार आग्रह करूंगा, भारत माता की, आप बोलिए भारत माता की। अरे चलिए आगे बढ़िए, टॉपिक से भटका दिया मेरे सवाल का जवाब। टॉपिक से भटका दिया मेरे सवाल का। क्यों मैच खिलाया? क्यों दुश्मन मुल्क के साथ मैच खिलाया? क्यों हमारी बहनों के
सुहाग उजाड़ने वालों के साथ मैच खिलाया। किसी भी देश मलूक को जी जल्दी से किसी भी देश को तीन तरीके से देख सकते हैं। देश की इकोनॉमी कैसी है, वो जो 2040 में आए थे 25 में आ गए। किसी देश की खिलाड़ी कैसे हैं, पाकिस्तान को ठोक के सिद्ध कर दिया तकड़े हैं। और किसी भी देश की फौज कैसी है, पाकिस्तान को सिद्ध कर दिया पाकिस्तान में। चलिए इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।